नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हो चुका है और करीब 2 महीने बीत भी चुके हैं। सभी मंत्रालयों ने क्या कार्यक्रम रखने हैं, उसकी योजनाएं भी बन चुकी हैं और उसका कार्यान्वयन भी शुरू हो गया है। शुरू के 100 दिनों में क्या लक्ष्य होंगे, कैसे उसे हासिल करेंगे, क्या उसका रोड मैप होगा, उस सब पर भी कार्य चल रहा है। आज हम प्लस माइनस में आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिनका प्रारंभिक जीवन बहुत गरीबी वाला रहा, बहुत संघर्षपूर्ण रहा। गृहस्थ जीवन उनका रहा, उसके बाद में वे साध्वी बन गई और धर्म प्रचार का कार्य शुरू किया। विश्व हिंदू परिषद के राम मंदिर जन्मभूमि आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया और उसके कारण से एक पहचान बनाई। उसके बाद फिर वो राजनीति में आ गई, विधायक बनी, सांसद बनी, मंत्री बनी और इस दूसरे कार्यकाल में दोबारा भी मंत्री बनी अपनी परफॉर्मेंस के कारण। हम बात कर रहे हैं साध्वी निरंजना ज्योति की। उन्होंने बहुत संघर्ष किया जीवन में और बहुत कुछ हासिल भी किया। प्लस माइनस में आज हम बात करेंगे साध्वी निरंजना ज्योति से। उन्हें अभी हाल ही में प्रयागराज कुंभ में महामंडलेश्वर की उपाधि से भी नवाजा गया था। उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले एक नज़र उनके अब तक के सफ़र पर। उत्तर प्रदेश के निषाद समुदाय के गरीब परिवार में पैदा हुई साध्वी निरंजना ज्योति ने अपने प्रारंभिक जीवन में काफी संघर्ष किया। राजनीति में आने से पहले वो राम कथा वाचक थीं। 2014 में जब प्रधानमंत्री कार्यालय से इन्हें मंत्री बनने के लिए फोन आया, उस समय भी वो कानपुर देहात के अपने मूसा नगर वाले आश्रम में प्रवचन दे रही थी। विश्व हिंदू परिषद के होते हुए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। 2012 में इन्होंने हमीरपुर से बीजेपी की टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीता। 2014 में इन्होंने फतेहपुर लोकसभा सीट से बसपा के अफजल सिद्दीकी को करीब 2 लाख वोटों से और 2019 में बसपा के ही सुखदेव प्रसाद वर्मा को 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया। 2019 में वर्मा महागठबंधन के उम्मीदवार थे। साध्वी निरंजना ज्योति मोदी मंत्रिमंडल में लगातार दूसरी बार राज्य मंत्री बनाई गई हैं। 2014 में जहां उन्हें फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय मिला था, वहीं 2019 में इन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। कल्याण सिंह के बाद पिछड़े समुदाय से आने वाली साध्वी निरंजना ज्योति उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नेता हैं। 2019 में साध्वी निरंजना ज्योति को निरंजनी अखाड़ा का महामंडलेश्वर बनाया गया। मोदी सरकार के मंत्री के रूप में वो अपनी जिम्मेदारी तो निभाती ही हैं, महामंडलेश्वर के रूप में भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी करती हैं। मंत्री रहते हुए महामंडलेश्वर बनने वाली पहली महिला साध्वी निरंजना ज्योति से बात की साधना न्यूज के सीएमडी राकेश गुप्ता ने। साध्वी जी, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपको बधाई। आप एक बार पुनः सांसद भी बनी और मोदी मंत्रिमंडल में आपको स्थान भी मिला। आपने एसपी, बीएसपी, आरएलडी दोनों का जो कंबाइंड उम्मीदवार था उसको बहुत अच्छे मार्जिन से हराया और लोकसभा में पहुंची हैं। आप पहले गृहस्थ थी, उसके बाद में आप धर्म प्रचार के काम में लगी और फिर राजनीति में आई। आपका प्रारंभिक जीवन हमने सुना है कि बहुत संघर्षपूर्ण और बहुत गरीबी वाला रहा। हम कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपके उन दिनों के बारे में। मुझे लग रहा है कि यदि मैं अपने जीवन को देखूं तो एक उपन्यास से कम नहीं है, लेकिन मैंने उसको दूसरे पहलू से देखा है। संघर्ष ही व्यक्ति का जीवन होता है और उसी में व्यक्ति का एक आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलता है। आजकल तो उतनी गरीबी नहीं है, कहीं ना कहीं रोटी रोजी की व्यवस्था हो जाती है। उस समय की स्थिति बहुत अलग ढंग की थी और गांव में इतनी बरसात भी नहीं होती। पहले 4 महीने लगातार बरसात होती थी और उस बरसात के सीज़न में खाने के लिए घर में नहीं है तो फिर कहाँ जाएं, क्या करें। उस गरीबी की स्थिति में भी मेरे पिताजी के जो संस्कार थे, आज मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं यहाँ पहुँची कैसे हूँ। लेकिन जब मैं पीछे जाती हूँ तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मेरे पिता के संस्कार थे। मैंने अपने पिता को कभी हताश निराश नहीं देखा, जबकि फौड़ा मजदूरी करके उस परिस्थिति में भी हमारे पिता ने हमको पाला है। हमारे पिताजी गांव में पहले भट्ठों से ईंटें नहीं आती थी, लोग पथवाते थे,
मेरे पिताजी जाते थे तो हम लोग मिट्टी ढोते थे, उससे देते थे पिताजी को। आप खुद भी करते खुद थे? देते थे पिताजी को, पिताजी हमारे ईंटें पाते थे। 10-11 वर्ष की आयु में? हाँ, हम लोग बना बना के देते थे। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब उन्होंने काम के बदले नाज का कार्यक्रम चलाया था। शायद उस समय के लोग होंगे, उन्हें याद होगा। हम लोग बहुत ज़्यादा काम तो नहीं कर सकते थे, और पहले जो काम मिलता था एक राउंड बना करके, इतना आपको, इतना खोदेंगे तो इतना आपको, इतना काम करेंगे तो इतना आपको मिलेगा। तो हम लोग भी सहयोगी बन के पिताजी के साथ, माताजी के साथ जाते थे, क्योंकि खेती तो थी नहीं। हम लोग भी जितना बनता था ढोते थे, काम करते थे। और मुझे लग रहा है मेरी दिनचर्या ऐसी बन गई थी कि गर्मियों के सीज़न में 4:30-5 बजे मेरा स्नान ध्यान हो जाता था, और मेरी हवन करने की शुरू से आदत रही है। मेरे गांव में संतों का, मेरे घर में भी संतों का आना जाना रहा। मेरे पिताजी कहीं भी कोई संत मिल जाए, हम लोगों को नहीं मिले लेकिन संतों को भोजन कराते थे। पैसा नहीं था, कमा के खिलाते थे पिताजी, लेकिन हमने अपने पिताजी को कभी असंतुष्ट नहीं देखा। बल्कि हम किसी के साथ जा कर के हरे चने ले आते थे तो शाम को तुरंत पूछते थे कि कहाँ से ले आए, कहीं चोरी करके तो नहीं लिया। मतलब इतनी तक निगाह रखते थे। आपको अच्छे संस्कार देने का उनका जो और कभी हम पिताजी यदि बाहर बैठे 4 लोगों के बीच में, तो हम लोग कभी बैठे, सामाजिक थे, और हर समाज में बैठना उठना उनका रहता था, और बहुत अच्छा सम्मान भी था। 82 में मैं घर से निकल आई थी। परिवार छोड़ दिया आपने? छोड़ दिया था। क्या आयु थी उस समय आपकी? 14 साल के चले आए, बस हमने नहीं परवाह की। अच्छा, परिवार की कंसेंट से आप परिवार वाल नहीं, कोई राजी थोड़ी होता है कि कोई बेटी घर से बाहर जाए। बल्कि गांव वालों ने तो कहा कि फला की बेटी नाक कटा के चली गई है, चली गई। अच्छा। लेकिन मेरे बाबा थे, बस चले आए। उसके बाद फिर हम लौट के नहीं देखा। किसी को पता नहीं था कि हम कहाँ गए, गांव के लोगों को भी नहीं पता था। संतों के बीच में अपना पढ़ना, अध्ययन करना, गीता, उपनिषद, भागवत, यही अध्ययन हमारा करना, प्रवचन करना, बस ये दो। फिर जब 84 में शहाबुद्दीन ने लॉन्ग मार्च की घोषणा की, अयोध्या में जाकर नमाज अदा करेंगे। हम लोग, हमीरपुर जिला में एक राठ है, वहाँ कार्यक्रम चल रहा था। हम लोगों को लगा कि जिसके लिए हम, जिसका भजन कर रहे हैं, और वहाँ के लिए चुनौती दे रहा है कि हम वहाँ जाके नमाज अदा करेंगे, बस वहीं से हमारी शुरुआत राम जन्मभूमि आंदोलन में लग गए। मुझे ध्यान है जब उसने ये कहा था कि हम वहाँ जाकर के नमाज अदा करेंगे, तो अशोक सिंघल जी ने, जो समय विश्व हिंदू परिषद का काम देखते थे, उन्होंने कहा था हम जामा मस्जिद में जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये कहा तो वही बता रही हूँ। तो अशोक सिंघल जी के हम लोग, क्योंकि अशोक सिंघल जी का सानिध्य हमें बहुत प्राप्त हुआ है, और माननीय अशोक सिंघल जी, माननीय ओम प्रकाश जी जो संघ के, और आज दिनेश जी जो है यहाँ हैं, यही लोग हम लोगों को कार्यक्रम लगाते थे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में। मैं दुर्गा बहनी की प्रदेश की संरक्षिका भी रही हूँ। अखिल भारतीय साध्वी शक्ति परिषद का जो गठन हुआ, माननीय अशोक सिंघल जी ने हम लोगों से कहा, मैं और कमलेश भारती जी, कुंभ था प्रयागराज का, पूरे संतों के पास, साध्वियों के पास घूमे, वो भी गठित किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए हम लोग रात दिन एक करते थे। टीएन सेशन के बाद 10 बजे चुनाव प्रचार खत्म हुआ। पहले तो 12-1 बजे तक हम लोग प्रचार करते थे। उत्तराखंड जब अलग नहीं हुआ था, जब रामपुर में गोली चली है, उस टाइम हम लोग मुजफ्फरनगर में थे। दूसरे दिन मैं वहाँ देखने गई थी तो बहुत बुरी स्थिति थी। अब मैं स्वयं नहीं समझ पाई कि हम कैसे यहाँ पहुँचे। बस काम किया है हमने, और जो काम दिया गया पार्टी ने दिया, संगठन ने दिया, जो दायित्व दिया उसका काम किया। प्रदेश में भी संगठन में रहे। 2002 में माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तब चुनाव लड़े, पार्टी ने जो काम दिया वो किया। और आज मैं ये कह सकती हूँ कि मुझ जैसे व्यक्ति को दोबारा मंत्रिमंडल में शामिल करना मेरे ऊपर पार्टी का बहुत एहसान है। और मैं कह सकती हूँ कि ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उस बार फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय में थे, हमने कोशिश की कि उसको बढ़ाएं। और आपने देखा होगा, हमने लोगों ने बर्ड फूड इंडिया किया था, और उसमें बहुत सारा निवेश आया था। बहुत सारी आपने नई नई योजनाएं शुरू की, किसान संपदा, फूड पार्क बनाने का, कोल्ड स्टोरेज का। मेगा फूड पार्क तो पहले था, मेगा फूड पार्क और कोल्ड चेन था।
जब मैं उस मंत्रालय में गई तो मैंने कहा भाई ये बड़ी बड़े परियोजना है तो बड़े लोग लगाएंगे, छोटी योजना हम क्यों नहीं लाएं। फिर मंत्री जी से कहा, मैंने कहा आप कैबिनेट में बैठते हैं तो थोड़ा प्रधानमंत्री जी के यहाँ बात करिए कि हम छोटी यूनिट क्यों ना लाएं, कि छोटे किसान मिल करके लगाना चाहें, छोटा उद्योग करने वाले लगाना चाहें। तब वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दी, प्रधानमंत्री किसान संपदा स्कीम, छोटी स्कीम। फिर बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज, ये करके कई परियोजनाएं आई और आज आप देख रहे हैं कि जहाँ 1.5% फूड प्रोसेसिंग होती थी, आज 10% के लगभग हम लोग पहुँच गए हैं। हमारे रहते 20 मेगा फूड पार्क चालू कर दिए थे, 20 में काम चल रहा था और 2 ऑनलाइन थे, क्योंकि 2 कैंसिल हुए थे, एक बिहार का रोहतास नगर का और एक कहीं का और कैंसिल हुआ था। नहीं, हमने 42 मेगा फूड पार्क हमने संकल्प किया था कि 2019 तक करेंगे। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे संगठन ने मुझे वहाँ दायित्व दिया, वहाँ किया। इस बार ग्रामीण विकास मंत्रालय, और मैं समझती हूँ ग्रामीण विकास मंत्रालय मेरे लिए किसी से कहने की जरूरत नहीं, मैं उस अनुभव से गुजर के आई। आप उस पृष्ठभूमि के हैं, पृष्ठभूमि और करके आई हूँ, करके आए हैं, और आपने उस गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है, देखा नहीं, और सहा जिया है, झेला भी है, बिल्कुल जिया है। और मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी को कह सकती हूँ कि उन्होंने उन गरीबों की पीड़ा को समझा और जिया। आपको एक घटना बता रही हूँ मैं। सन 83 में हम लोग महोबा से हमीरपुर आ रहे थे, तो हमें जानकारी मिली कि इंदिरा गांधी, हम तो पहले इतना कुछ नहीं था, भारत की प्रधानमंत्री जी आ रही हैं, तो हमने कहा चलो हम रुकते हैं, उनको सुनते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी गई, भाषण शुरू किया और भाषण शुरू किया कि हम गरीबी दूर करेंगे। मुझे उस टाइम इतनी खुशी हुई, मुझे लगा कि गरीबी झेल करके आए, अब मेरे माता पिता की गरीबी दूर हो जाएगी, क्योंकि इतना तो धरना था नहीं कि ये भाषण वाला अंक है कि सचमुच में गरीबी दूर करने का है। हमें लगा कि गरीबी दूर हो जाएगी, कितना अच्छा भाषण दिया, अच्छा दिया। लेकिन जब हम यहाँ 2014 में पहुँचे तो मुझे लगा कि वो भाषण तो था, वही भाषण इंदिरा गांधी जी का रहा, वही भाषण राजीव गांधी जी का रहा, वही भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा, और वही भाषण 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार में रहा। हम ये नहीं कहते कि काम नहीं किया है, लेकिन भाषण गरीबी दूर करने वाला जो रहा वो नहीं हुआ। लेकिन आज मैं ये कह सकती हूँ, यदि पक्का घर किसी को मिल गया तो एक बिंदु तो उसका छूट गया कि अब उसके लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। घर में शौचालय हो गया तो ये चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी कि महिला रात में दिन में कहाँ जाएगी। उसके घर में गैस सिलेंडर हो गया तो ये तो चिंता नहीं होगी कि लकड़ी कहाँ बटोर करके लाए। ये है गरीबी दूर करने का रास्ता। और आयुष्मान भारत, जो गरीब पैसे के अभाव, मैंने देखा है एक गरीब बेटे के सामने उसका बाप मरणासन्न, मृत्यु की शैया में, लेकिन पैसे के अभाव में अपने पिता का इलाज नहीं करा सकता। मेरा एक जाना पहचाना व्यक्ति बीमार था, बेटे ने कहा पिताजी आपका इलाज करो, तो कहते नहीं, मेरे पास 2 बीघा खेती, मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा कर्ज में डूब करके मरे। मैं अपने बेटे को कर्जदार होते हुए नहीं देखना चाहता, मैं मरना स्वीकार करूंगा। ऐसी परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत योजना चलाई, मैं समझती हूँ कि 5 लाख तक का हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा करवाना ये बहुत बड़ी बात होती है। मोदी जी सरकार की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, आपके मंत्रालय की भी अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन आपकी इमेज बजाय बहुत अच्छे कार्य करने के, आपकी इमेज बनी है विवादास्पद बयानों के कारण से। उसी के कारण आप सुर्खियों में हमेशा रही हैं। नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद दिल्ली का एक बयान देखें, उसके अलावा यदि आप देखेंगे मेरे पूरे जीवन के कार्यकाल का कहीं भी कोई विवादित बयान नहीं। और उसको, क्योंकि मैं दिल्ली की परिवेश क्या है, दिल्ली की राजनीति क्या है, वो मेरे बुंदेलखंड की भाषा है। बुंदेलखंड की भाषा निकाला ही मैं उसको, और आपने देखा होगा कि उसके बाद से मैं कभी, अब विवादित कोई बोलेगी, विवादित रहती तो मैं समझती हूँ कि एक बयान को छोड़ करके मेरा आप कहीं नहीं पाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि यदि काम कार्यकर्ता का नहीं होगा तो फिर मैं टाइट रहती हूँ। वो होना भी चाहिए। वो मैं क्षेत्र के और विकास के लिए टाइट रहती हूँ।
अच्छा, आप अभी थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया राम जन्मभूमि आंदोलन का। आपकी पहचान भी उसके कारण से बनी और आपने उस आंदोलन को चरम सीमा तक ले जाने के लिए बहुत कुछ किया भी। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि आज के समय में वो आंदोलन कहीं ना कहीं पीछे रह गया है? नहीं, देखिए, दो बातें हैं उसमें। जहाँ राम जन्मभूमि एक हमारे लिए आस्था का प्रश्न है और मंदिर बनेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है पूरी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोकस किया कि विकास, जो विकास से पीछे छूट गया है उसको भी कम से कम उस लाइन में लाके खड़ा करना। और मैं तो कह सकती हूँ कि मोदी हैं तो मुमकिन है। ट्रिपल तलाक जैसा बिंदु कोई नहीं सोच सकता था कि राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, और इसको कोई छूना भी पसंद नहीं करता था। आपको याद होगा कि राजीव गांधी जी ने कोर्ट के फैसले को बदल करके उन्होंने सिर्फ वोट बैंक को ध्यान में रख करके उसको बदल दिया था। शाहबानो केस में बदल दिया था। हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं, लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा, सर पर चुनाव हो, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का चुनाव हो, उस समय नोटबंदी करना, यदि राजनीति को ध्यान में रख करके करना होता तो नोटबंदी नहीं कर सकते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी किया देश हित में। आप अभी ट्रिपल तलाक की बात कर रहे थे, ये राज्यसभा में पास हो गया और ये आपकी भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी रही कि राज्यसभा में भी उसको पास करा लिया। अभी बहुत जल्दी कानून भी बन जाएगा। जब आपने जैसे ट्रिपल तलाक विधेयक लेकर के आए हैं, इसी तरह से आपको नहीं लगता कि देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल बात सही कही, क्योंकि एक देश में और एक समान, सबको सम्मान और एक जैसा कानून होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से, मुझे लग रहा है कि राजनीतिक एंगल से हट करके काम किया है। और आपने देखा होगा कि सरकार बनने के बाद उन्होंने तुरंत एक नारा दिया। पहले सबका साथ सबका विकास था, अब नारा दिया सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। और उसमें एक शब्द मैं जोड़ती हूँ कि सबका सम्मान। आपने देखा कि गैस सिलेंडर दिया तो हमने हिंदू मुस्लिम महिला को हमने भेदभाव नहीं किया, आवास दिया तो हमने भेदभाव नहीं किया, किसानों के खातों में पैसा जा रहा है। किसान तो किसान होता है, कोई भी समाज का हो सकता है। व्यापारियों के लिए जीएसटी में जो उनका जीएसटी जो भर रहे हैं उनको 60 साल के बाद पेंशन मिले। असंगठित क्षेत्र में कामगार हैं उनको भी बीमा बने और उनको भी पेंशन मिले। तो हम लोग तो एक कानून जैसा ही काम कर रहे हैं। और ये बात आपकी सही है। एक मैं पार्टी के नाते, पार्टी से अलग और मंत्री हट होकर के अलग होकर मैं बात करूं तो हम लोग इसके पक्षधर हैं कि एक देश में एक कानून होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के तो एजेंडा में हमेशा से ही रहा है कि, और आप देखिए, देखते जाइए कि जब ट्रिपल तलाक पास हो सकता है तो मोदी हैं तो मुमकिन है। हम उसी डायरेक्शन में एक तरह से आप कह सकते हैं कि बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं। आज अगर हम हिंदू मुस्लिम की बात करें तो जो आज़ादी के समय जो रेशो था आज वो बहुत बढ़ करके दूसरी तरह का है। आज मुस्लिम आबादी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उसके कारण से जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुतायत में होते हैं, जहाँ मेजोरिटी में होते हैं, वहाँ हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाता है। कश्मीर इसका जीता जागता उदाहरण है। और तो देश की राजधानी दिल्ली में भी पिछले दिनों जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया थे वहाँ पर इस तरह की समस्या आई। और जिस तरह का देश में वातावरण बन रहा है, चल रहा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में हावी होने की कोशिश करते हैं, तो कैसे हम इस समस्या से हल पाएंगे? देखिए, पहली बात तो देश के नागरिकों का विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात होती है। और मुझे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर कामयाब हुए हैं। बहुत ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम एरिया है, भारतीय जनता पार्टी जीती है। फिर भी देश हित में मुझे लग रहा है कि इस पर कंट्रोल तो करना चाहिए, जनसंख्या पर। और जनसंख्या पर किसी मजहब के आधार पर नहीं लागू हो सकता, क्योंकि अब मैं उस अधिकृत तो नहीं हूँ कि मैं आज कह दूँ कि ये होना चाहिए, लेकिन देश हित में। क्योंकि आज हम आवास कितने लोगों को देंगे, उसके बाद फिर वही समस्या खड़ी होगी। कितने आप मेडिकल कॉलेज बनाओगे, फिर वही समस्या खड़ी होगी। मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार ने बहुत बनाया 2014 से 19 के बीच में, हर 3 लोकसभा के बीच में, बल्कि मैं कहूँगी कि हर ज़िले में बन रहे हैं। काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन ये बात सही है कि ज़मीन नहीं बढ़ाई जा सकती, ज़मीन वही रहेगी।
आज मैं देखती हूँ कि मेरे पास यदि शिकायतें आती हैं 100, तो 100 में से 50 आती हैं ज़मीन वाली लेकर के, आपस के भाई भाई की, परिवार की, पड़ोसी की। तो ये बात तो निश्चित है कि जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है, और देश हित में, देश के विकास के हित में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मुझे लग रहा है कि मैं अपने व्यक्तिगत राय है, मेरी पार्टी के तरह से नहीं है, जनहित में, देश हित में, देश के विकास के हित में जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर आवश्यक है। लेकिन वो जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा? हिंदुओं की अगर 1 पत्नी और 2 बच्चे होंगे और मुसलमानों की 4 बीवी और 40 बच्चे होंगे तो जनसंख्या तो आप नियंत्रण देखिए, होगा नहीं। ट्रिपल तलाक जो आया है ना, इसमें बहुत कंट्रोल होगा, आप देखते जाइएगा। क्योंकि आपने देखा कि पहले हमारे हिंदू परंपरा में नाबालिग बच्चों की शादी हो जाती तो उसके लिए कानून बना, और यदि वो छोड़ देता है तो उसके पति को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। अब ये जो ट्रिपल तलाक आया है, मैं समझती हूँ कि इसके लागू होने के बाद बहुत हद तक या तो वो जेल जाने के लिए तैयार रहेंगे या फिर ट्रिपल तलाक नहीं देंगे। और मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से बुद्धिजीवियों से अनुरोध भी है कि महिला एक वस्तु नहीं है कि उपयोग करो, और कई बार हम उपयोग करने वाली वस्तुओं को भी गली में नहीं फेंकते। महिला एक नारी है, और मेरे यहाँ नारी का सम्मान है। उपासना पद्धति अलग हो सकती, लेकिन नारी तो नारी होती है ना। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो मेरा तो अनुरोध है कि महिलाओं का सम्मान करो। आपने एक और बात कहना चाहती हूँ, इनका निकाह होता है, मैंने तो कभी देखा नहीं। मैं पिछले साल अपने आश्रम में शादी करवाई थी, तो एक मुस्लिम बच्ची भी थी, उसका भी हुआ था। निकाह जब होता है तो इनके धर्मगुरु होते हैं, 5 लोग बैठे होते हैं, वो साक्षी होते हैं उसके, तब उनका निकाह होता है। तो भैया, जब निकाह के लिए इतने लोगों की आवश्यकता है तो तलाक के लिए क्यों तो नहीं? तलाक के लिए फिर फोन में अकेले तलाक देना क्या? भाई तलाक दे रहे हो तो इतने लोगों को बैठाओ ना, उनसे परामर्श करो ना। रोटी जल गई तो तलाक दे दिया, सुबह देर से उठी तो तलाक दे दिया, टाइम से भोजन नहीं मिला तो तलाक दे दिया, यदि भगवान ने उसको सांवलापन दे दिया तो तलाक दे दिया। तो ये कौन सा तरीका है भाई? ये किस उसके कह रहे हो? अरे वो भी एक जीने का अधिकार लेकर के आई है, उसका भी एक हक है। अब 4 बच्चों वाली माँ है, उसको तलाक, जो लोग कहते हैं कि तलाक के बाद वो जेल चला जाएगा, अब तलाक के बाद क्या उसको देता है क्या? वो उसको भत्ता देता है क्या? जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यदि वो जेल चला गया तो फिर उसको गुजारा भत्ता कौन देगा? तो तलाक देने के बाद भी तो नहीं देता। आप जो जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रही थी, तो आपको नहीं लगता कि मुस्लिम्स में जो बहु विवाह प्रथा है, मल्टी मैरिज है, ये भी रुकना चाहिए? ये 3 तलाक वाला बहुत कंट्रोल करेगा, आप देखते जाइएगा। ट्रिपल तलाक, क्योंकि अभी आदत क्या है कि एक के साथ शादी की, 4 बच्चे पैदा किया, छोड़ दिया, फिर दूसरी कर ली, फिर तीसरी कर ली। अब ये लागू करेगा इसमें। अभी जो पिछले दिनों आजम खान ने जिस तरह का वक्तव्य दिया था और उसके बाद उसने माफ़ी मांग ली, आपको लगता है कि बस माफ़ी मांग लेने तक ये ख़त्म हो जाए? देखिए, आजम खान की आदत है, मैं तो क्योंकि सदन के वो सदस्य नहीं थे, 2017 के जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तब इस व्यक्ति ने मेरे लिए भी बोला था कि साधु जी की जीभ काट लूँ, जीभ कटवा दो। यानी मैंने क्या बोला था? मैं तो देश हित में और अपने प्रदेश की बात कर रही थी ना। तो इसकी तो आदत पड़ी हुई है, और मुझे नहीं लगता कि माफ़ी मांगने के बाद भी ये कभी बोलेगा नहीं। जया बच्चन को बोला, भी कोर्ट में घसीटा गया, किसके लिए क्या नहीं बोलता? जिसकी बोलने की आदत होती है ना। अब मुझे लग रहा है ईश्वर करे अच्छा है, अब ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा नहीं है, ये है पार्लियामेंट, जहाँ पूरे विश्व की निगाहें होती हैं। आपने पारिवारिक जीवन भी देखा है, आध्यात्मिक जीवन भी देखा है और राजनीति भी देखी है, तीनों में आपको कौन सा अच्छा लगा? देखिए, एक बात मैं अब क्योंकि मैं संत हूँ और एक कथावाचक भी हूँ, नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्पश्चात मयाच्युत। तो आध्यात्म, हमारे गुरुदेव युग पुरुष जी ने एक किताब लिखी है, 2 दिशाओं की यात्रा एक साथ।
जितना व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में जीता होगा, जिया होगा, जी रहा होगा, उतना ही वो विशाल होता है। मैं तो प्रधानमंत्री जी को एक आध्यात्मिक पुरुष मानती हूँ, और आध्यात्मिक पुरुष हर कठिनाई को, हर चुनौती को उसको सहज स्वीकार कर लेता है। तो मैं तो ये मानती हूँ कि आध्यात्मिक जीने की तरीका, नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए, और किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। नदी तो ज्यों की त्यों प्रवाहित होती है, चेंज क्या होता है, नौका का रुख चेंज होता है। ऐसे संसार वही है, व्यक्ति का चेंज क्या होता है, व्यक्ति का दृष्टिकोण चेंज होता है, दृष्टि बदलती है। इसीलिए संत कहते हैं संसार वही रहेगा, अपनी दृष्टि बदलो, जीने का तरीका बदलो, जीने की शैली बदलो। और ये अध्यात्म हमें सिखाता है जीने की शैली। आप उठा करके देखिए, महाभारत से लेकर के उपनिषद काल से लेकर के हमारा देश इतना गौरवपूर्ण इतिहास भरा हुआ देश है। यदि हम लोग जब महिलाओं की कोई बात करते हैं, सरकार कानून बना सकती है, कानून को लागू कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों के अंदर जब तक अच्छे संस्कार नहीं होंगे, कानून काम नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी घटनाएं जो हो रही हैं, कहीं ये रेप की, कहीं और की, क्या है। पहले एक जवान लड़की को पड़ोसी के बगल में उसके विश्वास पर अपनी बेटी को छोड़ के चले जाते थे लोग। आज वो विश्वास टूटा है। बहुत कभी कभी बहुत कष्ट होता है। कारण क्या है? हमने शिक्षा तो दिया, डिग्री हासिल कर लिया, लेकिन संस्कार नहीं दे पाए। संस्कार की जो शिक्षा होती है वो नहीं दिया। तो आवश्यक है। मैं तो समझती हूँ कि हम जैसे व्यक्ति, मैं तो अपने को इतना मानती हूँ कि हम जैसे यहाँ पहुँच सकते हैं, हमने कभी कल्पना भी नहीं की, बस काम किया है। और मेरे पिता के संस्कार, मेरे गुरुदेव के ज्ञान, दोनों ही है। पेड़ आप लगा दो, उसको पानी नहीं दो, खाद नहीं दो, वो पेड़ बन पाएगा? सूख जाएगा। तो इस संस्कारों का खाद और बीज तो है, लेकिन उस बीज को पेड़ बनाने के लिए, वृक्ष बनाने के लिए संस्कारों की खाद और संस्कारों का पानी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा जी, आपको बहुत अच्छे संस्कार विरासत में मिले हैं, और उसी के कारण से आप एक समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं, बहुत अच्छे संस्कार भी दे रहे हैं। और आध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए आप जो राजनीति में आई हैं, उसके कारण से निश्चित रूप से आप मैं तो लाखों, सबको बोलती हूँ, लाखों करोड़ों लोगों का भला कर रही हैं। कहते हैं, मैं तो अपने क्षेत्र में अभी भी, हाँ जी, चुनाव के समय भी जब लोग कह रहे थे साधु जी गठबंधन ये हो गया, तो मैंने कहा चिंता मत करो, जिस दिन वोट पड़ेंगे ना, मेरी टेढ़ी टांग वाला सबकी उंगली में बैठ जाओ और कमल की बटन दिखाई पड़ेगी। और मैं तो इतना ही कहती हूँ कि व्यक्ति को मस्त रहना चाहिए, हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख। बहुत अच्छा है। झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख लो। बहुत सुंदर जी, आपने अध्यात्म में भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, और राजनीति में भी आप अच्छा कर रही हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत अच्छा आपका उज्जवल भविष्य रहेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्लस माइनस में अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।